प्रगति यात्रा के दौरान जमुई को 890 करोड़ की योजना की सौगात दी है, जिसमें 74 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन शामिल था। सीएम ने इस दौरान जीविका दीदियों के स्टॉल का जायजा लिया, उनसे संवाद किया। सीएम ने प्रगति यात्रा के दौरान किऊल जलाशय योजना के विस्तारीकरण और पक्कीकरण का निरीक्षण किया और अधिकारियों से पूरी जानकारी भी ली। सीएम ने नवनिर्मित महिला थाना भवन का भी उद्घाटन करने के साथ महिला डिग्री कॉलेज की भी सौगात दी। जाने से पहले उस जिले के वर्षों दशकों से लंबित योजनाओं की समीक्षा करवाते हैं। जो वहाँ की मांग रहती है, जो मूलभूत समस्याओं से जुड़ी हुई जो बातें वहाँ के लोग लगातार मांग करते रहते हैं और उसके बारे में उसके निदान का इंतजाम और उसका तरीका खोज के जिले में आते हैं। चुनावी साल एनडीए लगातार कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रहा है और इसी कड़ी में सुपौल के गांधी मैदान में एनडीए की ओर से कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें तमाम दिग्गजों ने शिरकत की और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया। सभी ने एक सुर में विपक्ष को जमकर आड़े हाथ भी लिया और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ था। आपको बता दें कि एनडीए की तरफ से ये यात्रा एक तरीके से निकाली जा रही है, जिसमें एकजुटता का संदेश दिया जा रहा है और हर जगह जितने घटक दल हैं एनडीए के 5 घटक दलों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो एक साथ नजर आ रहे हैं और कार्यकर्ताओं को ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि चुनाव कोई एक दल नहीं बल्कि एनडीए लड़ रहा है और यही मैसेज जमीन स्तर पर पहुंचाने की कोशिश कार्यकर्ताओं की भी होगी। साथ ही साथ बिहार में आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं, तो ऐसे में जीत का मंत्र भी कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है। तो एनडीए नेताओं ने विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला है। तो एनडीए के 5 पांडव विपक्ष को मिटा देंगे, ये कहना है एनडीए के नेताओं का। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए मंच पर जो एनडीए के 5 घटक दल हैं उनके प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी है। भारत को आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी ने। तो सुपौल से ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया गया। चाहे वो अमेरिका हो या चाइना हो, वो हमसे हाथ मिलाने तैयार है, वो हमसे गले मिलने के तैयार है। ये हमारी उपलब्धि है। ये सारे काम हमारे सीमा को चौड़ा करने का काम करता है। इन तमाम कामों के लिए हम मोदी जी का अभिनंदन करते हैं। अपने मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी का दिल से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और आपसे आग्रह करते हैं कि किसी कंफ्यूजन में नहीं रहना है। कोई नहीं है टक्कर में, नहीं रहना है किसी के चक्कर में। विकसित बिहार की परिकल्पना एनडीए सरकार ही कर सकती है, लेकिन आप देखते हैं सामने में जो प्रतिपक्ष है, विपक्ष है, जात और धर्म की राजनीति करता है, उनके पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। पांडवों ने कौरवों के खिलाफ न्याय के लिए जो जित्या था, कृष्ण उसके नेतृत्व में करता थे। आज बिहार में भी बिहार के विकास के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 5 पांडव और नरेंद्र मोदी कृष्ण के अगुवाई में ये युद्ध खड़ा होने वाला है। और बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे हैं। राज्यपाल के पहुंचने पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उनका जोरदार स्वागत किया गया। राज्यपाल ने परमार्थ निकेतन शिविर में स्वामी चिदानंद सरस्वती जी से मुलाकात की और आध्यात्मिक चिंतन, भारतीय संस्कृति, गंगा संरक्षण और वैश्विक शांति पर चर्चा की। स्वामी जी ने उनको रुद्राक्ष की माला भेंट की। राज्यपाल ने महाकुंभ को भारत की आध्यात्मिक विरासत का गौरव बताया और कहा कि ये आयोजन संपूर्ण विश्व को शांति, एकता और सेवा का संदेश देता है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि भारत की संस्कृति का जो सनातन आदर्श है वो एकात्मता है। एकात्मता, वननेस ऑफ बीइंग, जहाँ सारे भेदभाव खत्म हो जाते हैं। हमारी संस्कृति कहती है कि किसी भी इंसान को उसके आत्मा के रूप में, दिव्य रूप में देखो। मानव ही माधव का रूप है और वो उसका यहाँ पे एक
बड़े जोर से नज़र आता है कि यहाँ कोई सब मिलके, कोई किसी को किसी के बारे में नहीं मालूम, और सब यहाँ पे आ रहे हैं और उस जो हमारी जो विरासत है, जो आदर्श हैं, जो मूल्य हैं, उसका उत्सव मना रहे हैं। तो महाकुंभ में डुबकी लगाने का दौर जारी है और इस बीच आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी संगम में स्नान किया है। आपको बता दें कि महाकुंभ में अब तक 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है और आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी भी महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हैं। और बिहार के पूर्व एमएलसी और राम जन्मभूमि ट्रस्ट के ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल का निधन हो गया है। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। वे पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। कामेश्वर चौपाल की दोनों किडनी फेल हो चुकी थी और 23 अगस्त 2024 को इसी अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। बड़ी बेटी लीला देवी ने उन्हें किडनी दी थी, लेकिन 1 महीने बाद ही संक्रमण हो गया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कामेश्वर चौपाल के निधन पर पीएम मोदी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पीएम ने राम मंदिर निर्माण में उनके अमूल्य योगदान को याद किया। पीएम मोदी ने लिखा कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ। वे एक अनन्य राम भक्त थे, जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में बहुमूल्य योगदान दिया। दलित पृष्ठभूमि में से आने वाले कामेश्वर जी समाज के वंचित समुदाय के कल्याण के कार्यों के लिए भी हमेशा याद किए जाएंगे। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजन और समर्थकों के साथ है। ओम शांति। वहीं कामेश्वर चौपाल के निधन पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी शोक व्यक्त किया है और उनके योगदान को याद किया है। श्रद्धेय कामेश्वर चौपाल जी हमारे बीच नहीं रहे, बड़ा ही दुखद क्षण है। एक संत विचार के, हमारे एक स्वयंसेवक के रूप में उनकी सरलता, सुलभता और सजगता हम लोगों को प्रेरणा देते रहा। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता दें। तो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की पहली ईंट रखने वाले कामेश्वर चौपाल का निधन हो गया है। उनके निधन से उनके जिले सुपौल में भी लोग काफी दुखी नजर आ रहे हैं और सभी उन्हें याद कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सुपौल एनडीए के लिए बहुत ही बड़ा क्षति है। हम लोग बहुत दुखद है इस घटना को सुन के। 2014 में यहाँ से भाजपा के उम्मीदवार भी थे लोकसभा के और लगातार कई वर्षों तक भाजपा के तरफ से बिहार के लिए एमएलसी के पद पर भी थे। गरीबी झेलते हुए उन्होंने राष्ट्रीय स्तर तक का अपना पर्सनैलिटी डेवलप किया। उन्होंने राम मंदिर के शिलान्यास भी किया था और राम मंदिर ट्रस्ट के भी सदस्य थे। गंगा साफ करने के कमेटी में भी उनका नाम था और मुझे बेहद अफसोस हो रहा है कि उनके निधन से काफ़ी लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। और देखिए इन पर क्या भगवान राम की कृपा थी कि जब ये नए राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था तो उस समय इसके आधारशिला का पहला ईंट इन्होंने रखा था। उस समय ये सबसे पहले भारत के लोग इनको जाने थे कि कामेश्वर चौपाल करके कोई एक ऐसे कद्दावर लोग हैं इनको कितना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। विश्व हिंदू परिषद ने इनको इस तरह का मतलब अवसर दिया था। आज हमारे बीच नहीं है। निश्चित रूप से इनकी कमी अपूर्णीय है, इनकी कमी खलेगी और ये शायद कभी पूरा नहीं हो पाए इनकी कमी। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अस्थाई सदस्य के रूप में रहे हैं। वो हमारे विश्व हिंदू परिषद के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं। प्रथम कार्य सेवक का भी उन्हें संज्ञान दिया गया था। वो राम मंदिर निर्माण में पहला ईंट रखने का काम किए। तो इतने सारे जगहों पे वो सुशोभित करने का काम किए। हम सब उनके निधन से काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी मर्माहत हैं और हम सब उनके परिवार के लिए ईश्वर से कामना करते हैं कि उन्हें ये बड़ी क्षति सहन करने का हिम्मत प्रदान करें।
बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख ने भी कामेश्वर चौपाल के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। तो उनके प्रदेश मंत्री, प्रदेश महामंत्री के समय से जुड़ा रहा हूं। एक ऐसा व्यक्तित्व जो बिल्कुल सुलझा हुआ व्यक्ति, एक तपस्वी कार्यकर्ता की भांति असमय ही हमसे लोप हो गए। राम जन्मभूमि न्यास में भी उनकी महती भूमिका थी और उन्होंने तो प्रभु राम के मंदिर का शिलान्यास पूजन भी किया था। ऐसे व्यक्ति के निधन पर मैं गहरी शोक संवेदना प्रकट करता हूं। बिहार में विधि व्यवस्था पर तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए हैं और राज्य में सत्ता संरक्षित अपराध का आरोप भी लगाया था, जिस पर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने पलटवार किया है। श्रवण कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार है, अगर यहां कोई अपराध होता भी है तो कानून अपना काम करता है। ये तेजस्वी यादव के पिताजी का शासनकाल नहीं है, यहाँ सत्ता संरक्षित अपराध होगा। नीतीश कुमार जी का जो राज है वो न्याय के साथ विकास का राज है, कानून का राज स्थापित है। कहीं अगर गड़बड़ी हुई है, कहीं चूक हुई है, उसकी भी जांच होती है, जांच के बाद समीक्षा होती है और समीक्षा के बाद कार्रवाई करते हैं। ये उनके माता पिता की सरकार नहीं है कि सत्ता संरक्षित राज चलेगा। बिहार के गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने राहुल गांधी को नसीहत दी है कि उन्हें राजनीति छोड़कर कोई व्यवसाय कर लेना चाहिए। कृष्णनंदन पासवान ने राहुल गांधी की राजनीतिक समझ पर भी सवाल उठाए। दरअसल राहुल गांधी लगातार बिहार में हुई जातीय गणना के आंकड़े पर ही सवाल उठा रहे हैं, उसे गलत और फर्जी बता रहे हैं, जिस पर सत्ता पक्ष के लोग राहुल गांधी पर पलटवार कर रहे हैं। गांव का जो पॉलिटिशियन है, जो सोच रखता है, राजनीतिक दृष्टिकोण देखता है, उतनी भी सोच राहुल गांधी को नहीं है। राहुल गांधी को राजनीति छोड़ देना चाहिए और कोई बिजनेस व्यापार में चला जाना चाहिए। वहीं बिहार के गन्ना मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने राहुल गांधी को राजनीति छोड़ देने की और व्यवसाय करने की नसीहत दी, जिस पर बिहार में राजनीति तेज हो गई। विपक्षी नेता गन्ना मंत्री पर सवाल उठा रहे हैं तो सत्ता पक्ष के लोग पलटवार कर रहे हैं। बीजेपी के लोग राहुल गांधी जी पर क्या सवाल खड़े करेंगे? राहुल गांधी जी की बढ़ती लोकप्रियता से तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरी बीजेपी घबराई हुई है, लेकिन बीजेपी की राजनीति राहुल गांधी जी समाप्त कर देंगे तो बीजेपी को समझ आ जाएगा कि राहुल गांधी जी को कितनी समझ है। भारतीय जनता पार्टी का ये मत नहीं है कि राहुल गांधी राजनीति छोड़ दें, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से बिहार में आने के बाद जगलाल चौधरी जी के परिवार के साथ बिहेव किया, वो वास्तव में तो क्वेश्चन के लायक तो विषय है ही। राहुल गांधी जी ने उनके वंशजों को मंच पर आने से रोका और अति पिछड़ों के न्याय के प्रति जिस प्रकार की उनकी वाणी रही है, वो बताता है कि वो स्वार्थ से भरी हुई है। गन्ना मंत्री जी से पूछ लिया जाए कि बिहार में कितनी चीनी मिल बंद थी, क्या वो चालू करा पाए? क्या प्रधानमंत्री जिस चीनी मिल की बात कर रहे थे उस चीनी मिल को खुलवा के उनको चाय पिलाए? पूरे बिहार से 27% का शुगर चीनी का उत्पादन होता था, जो आज 2 से 3% हो गया। लेकिन ये सिर्फ मंत्री बने हुए हैं, मलाई खा रहे हैं जैसे। श्री राहुल गांधी जी को राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। श्रीमती सोनिया गांधी जी के दबाव में और उनके प्रभाव में आकर के अपने परिवार के लोगों के विरासत को आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से वो राजनीति कर रहे हैं, मेरा सुझाव होगा कि अच्छा है कि वो राजनीति छोड़कर दूसरे काम में लग जाए। खबर भागलपुर से है, जहां नौगछिया में एक बार फिर से कोसी नदी में कटाव काफी तेज हो गया है। जहांगीरपुर बैसी गांव में हो रहे कटाव के बाद लोग अब दहशत में आ गए हैं। अभी 2 साल पहले ही 3 करोड़ 40 लाख की लागत से कटाव रोधी काम किया गया था, लेकिन लोगों का आरोप है कि काम में धांधली की गई, जिसकी वजह से 2 साल बाद ही कटाव रोकने के सभी काम पानी में जा रहे हैं। सांसद विधायक से शिकायत करने पर ये लोग सीधे प्रधानमंत्री से बात करने को कहते हैं। प्रशासन के लोग भी इनकी गुहार नहीं सुन रहे हैं। और भागलपुर में आग का तांडव देखने को मिला, जहां टेलडीहा गांव में एक निजी पार्किंग में खड़ी मोटरसाइकिल जलकर पूरी तरह राख हो गई। बाइक में लगी आग की चपेट में कार और ट्रैक्टर, कई गाड़ियां भी आ गई। देखते ही देखते सब कुछ जलकर खाक हो गया।
गनीमत ये रही कि लोगों ने वक्त रहते फायर ब्रिगेड को सूचना दे दी और आग पर काबू पा लिया। ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। इसमें आप देखिए पहली तस्वीर जब आग लगी थी, बताया जा रहा है कि सबसे पहले एक मोटरसाइकिल में आग लगी और इस आग ने आसपास खड़ी गाड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। और इसी बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं। बिहार में स्वास्थ्य विभाग में फर्जी बहाली की खबर, बड़े पैमाने पर फर्जी बहाली की खबर है। बताया जा रहा है कि परिचारिका ए और जीएनएम के पदों पर बहाली 2015 से ही बहाली जो है ये फर्जी का खेल चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया है, बिना ज्वाइनिंग लेटर के ही बहाली हो गई। जिला स्तर पर नेक्सस से जुड़ा ये बहुत बड़ा खुलासा है। स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर इन चीफ ने कहा है कि मामला गंभीर है और सभी जिलों के सिविल सर्जन से रिपोर्ट मांगी गई है। हेडफोन लगाकर मोबाइल से बात करते हुए रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान आए दिन हादसे होते रहते हैं। लापरवाही से लोगों की जान भी जाती रही है। मुंगेर में भी 3 लोगों की जान इसी लापरवाही की वजह से चली गई। ऐसे में लोग हेडफोन लगाकर रेल ट्रैक पार करने या सड़क पर चलने को लेकर सावधान अब रह रहे हैं ताकि हादसे को टाला जा सके। रेल पटरियों पर लापरवाही लोगों की जान ले रही है। मुजफ्फरपुर के लोगों ने इसे एक बड़ी वजह बताई है। आए दिन रेल पटरियों पर कई बड़े हादसे होते हैं। हाल ही में एक बड़ा हादसा हुआ है जिसमें मोबाइल फोन देखने की वजह से कई पटरी की चपेट में कई युवा आ गए, उनकी मौत भी हो गई है। ऐसे न्यूज 18 भी आप लोगों से अपील करता है कि पटरी पर न जाएं। अगर मजबूरी में जाना भी पड़े तो मोबाइल फोन का प्रयोग न करें, पर इस तमाम जगहों पर देखकर ही पटरी पर जाएं। मुजफ्फरपुर में है, मुजफ्फरपुर में पब्लिक से भी हम बात करेंगे कि इस तरह की घटनाएं होती है तो कैसे बचा जाए। और ये आजकल बड़ी बुरी आदत हो गई है मोबाइल की कि कान में लगा लेते हैं वो, और पीछे से अगर ट्रेन आ भी रही है तो आवाज आता नहीं और ऐसी दुर्घटनाएं हो जा रही। तो लोगों को इससे सतर्क रहना चाहिए। चलते समय कम से कम मोबाइल का प्रयोग न करें। अगर कहीं से कोई फोन आता है तो खड़ा होकर बाहर बात कर सकते हैं। इस तरह के रील्स को खतरनाक स्टंट के साथ न बनाया जाए। रील्स बनाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको जो है सुरक्षित जगहों पर रील्स बनाए। जहां तक रह गई ट्रेन हादसे की बात, तो ट्रेन हादसे में किसी भी तरह के जो है ट्रैवलिंग में मोबाइल को प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमारा यही अपना विचार है। जहाँ पाते हैं रोड पे खड़ा होकर मोटरसाइकिल लगा करके स्टंट करना चालू कर देते हैं, उससे तो उनको दिक्कत होता है, आने जाने वाले को भी दिक्कत होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए और उससे बचना चाहिए। और रेलवे लाइन पे भी ट्रैक पर बच्चे लोग देखते हैं आजकल बहुत ही के गाड़ी में चढ़े हुए स्टैंड कर रहे हैं, मोबाइल से कर रहे हैं, बगल से पोल है उससे झटका लगता है, ब्रेन हेमरेज होता है। तो इससे बचना चाहिए बच्चे लोग को। और मोबाइल जहाँ अगर बात करना हो तो गाड़ी को रोक करके कहीं से अच्छा से बात करें और अपना सुरक्षा खुद करें। रोडों पर चलना ही बहुत आदमी कान में लगा के चलता है। अपना कम से कम सोचना चाहिए जो मोबाइल बतियाने के लिए कभी रुक के बतिया लीजिए या साइड होकर बतिया लीजिए। और ऐसे कान में लगा चले तो घटना तो कोई भी आदमी को होबे करे। बड़े हादसे के शिकार ना हो। न्यूज 18 भी आपसे ये अपील करता है कि कभी भी सड़क पर चले या कहीं भी कभी भी मजबूरी में पटरी पर भी क्रॉस करना पड़े तो आप सतर्कता जरूर बरतें। मोबाइल फोन यूज न करें, ईयरफोन का प्रयोग भी न करें। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। तो ऐसी घटनाएं जो है वो सावधान करती हैं। ऐसे में न्यूज 18 भी आपसे अपील करता है कि रेलवे ट्रैक पैदल आप पार ना करें, हमेशा रेलवे ब्रिज का ही इस्तेमाल करें। तो ये कुछ सावधानी है जो आपको बरतनी है। अगर आप सड़क पर चल रहे हैं तो सड़क पर चलते समय भी सावधानी बरतें। हेडफोन लगाकर सड़क पार ना करें, क्योंकि हेडफोन लगाने की वजह से आपको आवाज़ सुनाई नहीं दे सकती है। रेलवे और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।